Assalamu alaikum, second year art student. Today we will discuss further. So we were in this paragraph. Okay, now I'm going to read. There are, it is true, some remnant of white imperialism to be swept away. The French are reluctant to abandon their claim in Indochina, and British claims to Malaya still hope to establish something in Western Asia, Egypt, and Sudan. Okay, in this paragraph we are going to discuss Western imperialism. Previously we have discussed what is imperialism. Imperialism वो होता है, imperialism का मतलब वो होता है कि किसी भी लैंड को है ना हम बाय फोर्स उस पर कंट्रोल करें। जैसे फॉर एग्जांपल सब कॉन्टिनेंट, जब सब कॉन्टिनेंट था सो वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइट पीपल। ब्रिटिशर्स हम पे आके हम पे हुकूमत कर रहे थे, तो दैट वाज कॉल्ड वाइट इम्पीरियलिज्म। आपको पता है वाइट इम्पीरियलिज्म हम पे भी हुआ था। सो इस पैराग्राफ में बता रहा है कि किस किस इलाके में एशिया के वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म था। जैसे कि फ्रेंच किस पे हुकूमत कर रहे थे, इंडो चाइना पे हुकूमत कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स कहाँ कर रहे थे, मलाया, इजप और सूडान पे कर रहे थे। ये याद रखना गर्ल्स, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। सो French were controlling the land of Indochina and Britishers were controlling the land of Malaya, Egypt and Sudan. ओके अब पहले तो ये वाइट इम्पीरियलिज्म क्या कहलाती थी, लेकिन अब ये वाइट इम्पीरियलिज्म से क्या हो गई है, अमेरिकन इम्पीरियलिज्म हो गई है। अब देखो पहले तो ब्रिटिशर्स के सारे वाइट वेस्टर्न वाले के सारे कंट्रीज वो थे, वाइट इम्पीरियलिज्म कर रहे थे। लेकिन अब सिर्फ अमेरिका है जो कि क्या कर रहा है, इम्पीरियलिज्म कर रहा है। रिसेंट एग्जांपल वी कैन टेक फ्रॉम द इराक, अफ़गानिस्तान और भी बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे अमेरिकन इम्पीरियलिज्म हो रही है। सो अब वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म और वाइट इम्पीरियलिज्म क्या हो गई है, अमेरिकन इम्पीरियलिज्म हो गई है। हम इसको फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। ओके आगे ये बात कर रहे हैं, द लार्ज व्यू इट इज़ क्लियर दैट व्हाट रिमेन ऑफ यूरोपियन पावर इन एशिया इज डू नो वन कैन सीरियसली सपोज दैट द वाइट Western European can longer retain such weight of power as remain to it in Asia, nor does it seem probably that American imperialism will be able to replace that of Western Europe. Okay, यही बात हो रही है। Now this Western imperialism is replaced by American imperialism. ओके अब नेक्स्ट पे चाहते हैं। इस पैराग्राफ में सिर्फ वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म को डिस्कस किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ we are going to discuss communism. So what is communism? Communism you can see in the China. अभी आप लोग को पता है कोरोना वायरस था तो हर तरफ लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन चाइना जैसा लॉकडाउन कहीं नहीं चला था, आप सबको पता है, क्योंकि चाइना में क्या है, कम्युनिज़्म है। सो व्हाट इज़ कम्युनिज़्म? कम्युनिज़्म वो होता है जिसमें सारी जो पावर होता है ना वो किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। पीपल्स आर नॉट अलाउड टू डिस्कस एनीथिंग। पीपल्स के पास फ्रीडम होती ही नहीं है, ना कोई ऑनरशिप होती है, मतलब वो कोई लैंड को पजेस नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ही उनको अपना पार्ट दे रही होगी। आप पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपका अपना घर होगा, ओके, आपकी कोई पोजीशन है, आपका अपना घर होगा, आपका गोल्ड होगा, आप कुछ अपने पास रख रहे हो ना, आपकी कोई मिल्कियत है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, आपका कुछ नहीं है। ओके now we are going to discuss communism. There is only one imperialism which now offer any menace to Asia. It is that of Russia. Okay, previously the communism was seen in Russia as well. The tradition of civilization in Asia are ancient and glorious. I don't wish to see them wipe out as I fear is happening in China by the degraded from the Western culture. Okay, now here the writer is saying that ये जो चाइना है ना वो अपने कल्चर को डिग्रेड कर रहा है ड्यू टू वेस्टर्न कल्चर।
लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कम्युनिज़म की तरफ आते हैं। कम्युनिज़म यहाँ इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट है ना, दैट इज़ कम्युनिज़म। कम्युनिज़म थो इट इज़ अ वाइडली रिकग्नाइज ईदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट। कम्युनिज़म आपको एशिया में भी मिलेगा और वेस्ट में भी मिलेगा। इट्स मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रॉम द वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। ओके, कम्युनिज़म इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म के बारे में, बट कम्युनिज्म इज़ मोर डेंजरस दैन वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म। अब इसमें क्या होता है, पीपल्स फ्री नहीं होते हैं ना, गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होती है। अब देखते हैं क्या होता है। इस फिलोसफी इज़ जर्मन। अब ये जो कम्युनिज्म की फ़िलासफ़ी जो है ना, वो कौन लेकर आया, जर्मन फ़िलासफ़र लेकर आया है। कार्ल मार्क्स उसको कहते हैं। इसकी ये थ्योरी थी कम्युनिज्म, सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होगी। इस फ्रीडम इज इम्पोज बाय मिलिट्री फोर्स। और ये जो कार्ल मार्क्स की मैं बात करूँ, जो ये कम्युनिज्म की फ़िलासफ़ी लाया है, तो ये खुद कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, ये बिलोंग्स टू द मिलिट्री। अब मिलिट्री मैन तो आपको पता है कितने रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है वो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। If the reawakening of the Asia were to take from this subjection to communism, there would be a little aid that could be welcomed by any friend of humanity or of civilization. Okay, here writer is saying that अगर एशिया reawake होना चाहता है, so Asia should stop communism because communism is very dangerous. ओके, अगर हमें फिर से पावर हासिल करनी है तो वी शुड स्टॉप कम्युनिज्म। क्योंकि कम्युनिज्म में क्या होता है, पीपल्स आर नॉट फ्री। गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होती है, पीपल्स कुछ कह ही नहीं सकते हैं। सारा जो पोजीशन भी होती है पीपल्स की, उस किसके पास चली जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अब हमने दो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए, एक तो वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब आगे देखते हैं। आगे तीसरा आ रहा है वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ड्राइव फ्रॉम द इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री बहुत आर सिमिलर वर्ड। तो व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रियाँ लगना स्टार्ट हुई थी। देखो, प्रीवियसली आप अपने घर में भी अपनी अम्मी से या अपनी दादी माँ से पूछेंगे ना, सो दे वर नॉट यूज टू ऑपरेटिंग मशीन। उनके घर में मशीन नहीं थी। वो हर मसाले कुछ भी हो, मतलब आटा हो, वो सब हाथ से ही करते थे। तो अब ये इतनी मशीन कब आई, कैसे आई? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आए। इंडस्ट्रियाँ लगने स्टार्ट हुई, मशीनाइजेशन आ गई। सो इज़ इट यूजफुल फॉर द पीपल टू बी इंडस्ट्रियलाइज और नॉट? इस पैराग्राफ में हम देखेंगे what then should an enlightened and impartial spectator hope as regard to developments of Asia? There is something which, though in many ways regrettable, it is necessary to accept the condition for survival in the modern world. The most important of this is the growth of industrialization. ओके, जब आपको ब्लेसिंग ऑफ साइंस पर ऐसा लिखने के लिए दिया जाता है, सो इन दैट ऐसे यू मेंशन बेनिफिट, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आप प्रॉस भी मेंशन करते, प्रॉस मतलब बेनिफिट भी आप मेंशन कर रहे होते हो और डिसएडवांटेजेस भी आप मेंशन कर रहे हो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप सबसे पहले जो डिसएडवांटेज मेंशन करते हो वो क्या मेंशन करते हो कि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती इंसानियत के लिए। मतलब हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इससे फीलिंग्स, इमोशन सब ज़ाया हो रहा है। इवन वक्त बच रहा है, लेकिन वक्त भी पता नहीं चलता कैसे बच रहा है, ज़ाया ही हो रहा होता है। यहाँ पर राइटर भी कह रहे हैं, बैथन रसल के मुताबिक इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी तो नहीं है, बट हमें हर सूरत में अगर एशिया को फिर से अवेक होना है तो वो हर सूरत में क्या एक्सेप्ट करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करे। क्योंकि वेस्टर्न इज़ पावरफुल, वेस्टर्न कंट्रीज़ आर पावरफुल ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी जो वेस्टर्न ममालिक पावरफुल है वो किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है। अभी चाइना फ्लोरिश कर रहा है, आप लोग को सबको पता है, चाइना के प्रोडक्ट सारे मार्केट में मौजूद है। चाइना फ्लोरिश कर रहा है, ईस्ट अवेक्ट हो रहा है, लेकिन स्टिल ईस्ट के कुछ ममालिक अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो हियर द बैटन रसल इज सेइंग दैट एशियन कंट्री शुड accept industrialization. The power of England in the early 19th century was based upon the virtual monopoly of machine production.
ओके, 19th सेंचुरी की बात हो रही है. यूरोपियन कंट्री गॉट सक्सेस in 19th century. Why? Just because of industrialization. They accepted industrialization for their survival. The power of the Russia and United States in the present day is due to the supremacy in this respect. It is useless to talk against machinization. यहाँ पे ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर से पढ़ रही हूँ. इट इज़ यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट मशीनाइजेशन. ओके, वैसे तो ब्लेसिंग ऑफ साइंस का ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, तो आप शुरू हो जाते हो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती, टेक्नोलॉजी ये है वो है. आप जितनी भी उसकी बुराइयां कर दें, टेक्नोलॉजी की आपकी जितनी बुराइयां कर दें, लेकिन हमें हर सूरत में टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विथ वेस्टर्न कंट्री. अगर हमें उनके साथ कॉम्पीट करना है तो हमें हर सूरत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करना है. आगे बढ़ रही हूँ. इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर. ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर. यही बात हो रही है, रीअवेक होना है एशिया को, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक्सेप्ट करनी है. एंड बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड अ डिफ़िकल्टी इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस. और यहाँ पे बर्टन रैसल एक और चीज़ से हमें आगाह कर रही है. इफ़ वी वोंट एक्सेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमारी जो इंडिपेंडेंट है इट विल बी एट स्टेक. ये बहुत ख़तरे में होगी हमारी इंडिपेंडेंस. देखो, हम अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे, अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. पीछे रह जाएंगे तो कोई भी मुल्क आकर हम पर कब्ज़ा कर लेगा. आगे बढ़ रही हूँ. व्हेन इंडस्ट्रियलिज्म वाज न्यू इन इंग्लैंड इट राउज्ड इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट एंड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रटलेसनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी. देखो, जब भी कोई न्यू चीज़ आती है ना दुनिया में तो उसके अगेंस्ट तो बहुत सारे पीपल्स हो जाते हैं. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जब इंग्लैंड में न्यू न्यू आए तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर. दिस प्रोटेस्ट was eloquently expressed in Carlyle past and present. ये आपको हमेशा याद रखना है. देखो, मैं क्लिक भी कर रही हूँ. Carlyle past and present. Carlyle is a writer name and past and present is book. अब कार्लाइल राइटर का नेम है और इसकी बुक है पास्ट एंड प्रेजेंट. बुक का नाम है पास्ट एंड प्रेजेंट. ये एमसीक्यूज में आता है, आप याद रखना. कार्लाइल्स बुक नेम इज़ पास्ट एंड प्रेजेंट. ओके, अब पास्ट एंड प्रेजेंट का नाम क्यों आ रहा है? जो प्रोटेस्ट में अभी कह रही हूँ ना, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन पीपल वर डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोटेस्ट. तो ये प्रोटेस्ट जो मेंशन किया गया, इट वाज मेंशन इन अ कार्लाइल बुक पास्ट एंड प्रेजेंट. दे रिमेन कम्प्लीटली इनइफेक्टिव. दे आर सिमिलरली इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंट डे. अब देखो, पहले तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, फिर प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए. पीपल्स वर एक्सेप्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ न्यू एरा. अब देखते हैं. गांधी in spite of his immense influence over his comrade was totally unable to restore the spinning wheel machine production and scientific technique which generally is bound to be well whatever there is a sufficient civilization to make it possible. अच्छा, गांधी की बात कर रहे हैं. गांधी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था अपने लोगों पर, लेकिन तो भी इसको भी प्रॉब्लम हुई. स्पाइनिंग व्हील का मतलब है गांधी चरखा चलाता था जिससे वो फैब्रिक को या क्लॉथ को प्रोड्यूस करता था. अब वो मशीन को तो एक्सेप्ट कर रहा था गांधी, लेकिन पीपल्स को समझाना बहुत मुश्किल था. उनके कल्चर और सिविलाइजेशन के मुताबिक ये साइंटिफिक टेक्निक मशीन प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन गांधी एक्सेप्ट करता था. ग्रेजुअली पीपल्स को भी समझ में आ गया कि मशीनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस एरा. अब पीपल्स भी एक्सेप्ट करने लगे आहिस्ता आहिस्ता. आगे बढ़ते हैं हम. द मोस्ट सिनेस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इज़ इन रिगार्ड टू वेपन ऑफ वॉर. अब किसकी बात कर रहे हैं? नाउ इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉर एंड वेपन. वेपन की भी बात होगी, वॉर की भी बात होगी. मस्ट बी फियर दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ एशियन कंट्री will bring the increase in the amounts of human energy devoted to the war. अब देखो, हम मशीनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ गए हैं. Due to this technology, we are developing more weapons.
अब वेपन्स जब मोर डेवलप्ड हो रहे हैं ना, तो क्या ये वेपन्स वॉर के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे बार बार बैटन रेसल पूछ रहे हैं कि ह्यूमन एनर्जी, जो कि ह्यूमन एनर्जी मीन्स वेपन्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, सो पीपल्स आर गोइंग टू यूज़ दिस वेपन और ह्यूमन एनर्जी इन द वॉर। तो ये क्वेश्चन है आगे, वो अपने क्वेश्चन का शायद खुद ही जवाब दे। और मे वी होप द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ द पीस। क्या ये वॉर के लिए या तो अब वेपन्स क्रिएट कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं मे बी दे आर गोइंग टू क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड। देखो पाकिस्तान के पास भी एटमी पावर है, हम ये तो नहीं अपना एटमी पावर एटमी वेपन कभी भी निकाल के किसी मुल्क पर बस ऐसे ही हमला करने, ऐसा नहीं होता। हमने वेपन्स बनाया है, अब हम एटमी ताकत भी है हमारे पास, क्यों है? हमने अपनी पीस के लिए इसको बनाया हुआ है, ताकि कोई भी मुल्क की ज़रूरत ना हो हमारे मुल्क पर अटैक करे। However, I think it is too clear to have an opinion that what is likely to happen in this respect. It is not too early to have opinion as to what is desirable. The organization of world is divided into two blocks. ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू टू ब्लॉक्स। आप टू ब्लॉक्स खुद से बना दें। देखो वर्ल्ड क्या होती है, ओवल शेप की होती है। आप बीच में खुद लाइन ड्रॉ कर लें। वर्ल्ड के दो हिस्से बना दें। अकॉर्डिंग टू बैटन रसल, वर्ल्ड डिवाइडेड हो गए दो हिस्सों में, फिल विद बिटर हॉस्टिलिटी टू ईच अदर। अब ये जो दो हिस्से हैं ना, एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। Okay, it gives some hope that if the third world war break out, a portion of mankind will escape it all. अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो चुकी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुकी है, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ना, तो ये दो ब्लॉक्स की वजह से होगी। Okay, I think Asia would seek to preserve what has been of value in its own tradition civilization. It should not allow itself to swamped by some of the worst features of Western thinking under the impression that is the only way to preserve independence. Now here the writer is saying that the world is divided into two blocks. If third war will breaks out ना, तो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू दिस ब्लॉक्स, ये जो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ है। अब एशिया अगर अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है ना, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दूर है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखो, यहाँ पर चाइना, दो ब्लॉक्स होंगे, चाइना होगा और आई थिंक रशिया होगा। हम आगे देखेंगे टू ब्लॉक्स क्या है, मे बी अमेरिका या रशिया होगा, या चाइना या रशिया होगा। अब ये एशिया को अगर अपनी इंडिपेंडेंस बचानी है, पूरे एशिया को, पूरे ईस्ट को अगर तरक्की करना है ना, तो ये दोनों ब्लॉक्स का साथ ना दें, ना रशिया का साथ दें, अगर दूसरा अमेरिकन ब्लॉक है तो उसका भी साथ ना दें। आई होप कि अमेरिका ही होगा, क्योंकि एशिया में तो चाइना आ गया। रशिया और अमेरिका दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जो कि वेस्टर्न ममालिक है। हमें दोनों का साथ नहीं देना, वी शुड बी न्यूट्रल। ओके, अगर हमें फिर से अवेक्ट होना है, हमें न्यूट्रल में रहना है। हम आज यहाँ तक ही छोड़ते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए